Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friends and viewers, I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स की प्रोसीजरल लॉ के अंदर आज हम पढ़ेंगे बेल बाद अज़ गिरफ्तारी, ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी, बेल आफ्टर अरेस्ट या बेल पोस्ट अरेस्ट। बेल आफ्टर अरेस्ट या ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी क्या है? ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी के अंदर आज हम पढ़ेंगे कि ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी किस अदालत में फ़ाइल की जाती है, वकालतनामा कैसा होगा, किस तरह से तस्दीक शुदा होगा, ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की ग्राउंड्स क्या क्या होंगी, किन के ऊपर ये फ़ाइल की जाती है, मुल्ज़म ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी कब फ़ाइल की जाती है, मुल्ज़म कितनी देर से जेल के अंदर हो, ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी का खाका क्या होगा, ये बेल किस तरह की होती है, क्या लिखा होता है, किस हिस्से में क्या बात की जाती है, किस पोर्शन में कौन सी बात कही जाती है, दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की शराइत क्या होंगी, ग्राउंड्स क्या होंगे, ज़मानियात क्या होंगी, किस अदालत में फ़ाइल होगी, कब फ़ाइल होगी, इसकी बेल के अंदर बेल कैसे लिखते हैं, बेल के अंदर क्या लिखा जाता है, लिखने के बाद कैसे अदालत में सबमिट करवाते हैं और बेल होने के बाद का प्रोसीजर क्या होगा। इन तमाम चीज़ों का आज हम कंप्रीहेंसिवली और डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। फर्दर मोर मैं अपने लेक्चर्स की फ़ीस बताता चलूँ। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम शुक्रिया अदा करते चले उन दोस्तों का जिनके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटेबल पॉजिटिव होते हैं और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनका स्पेशल थैंक्स करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इरफान खान साहब, थैंक यू सो मच। इस्लामिक हब, थैंक यू सो मच। ज़फरीन खान, थैंक यू सो मच। अक्सा अवान, थैंक यू सो मच। हुमा मलिक, थैंक यू सो मच। अरूश महक, थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर बेल आफ्टर अरेस्ट, कंप्रीहेंसिव डिटेल लेक्चर। इसके बाद आपको बेल को समझने में, बेल को लिखने में, बेल को सबमिट करवाने में, बेल के अंदर आर्ग्यू करने में, बेल्स की ग्राउंड ढूंढने में किसी और लेक्चर की ज़रूरत नहीं पेश आने वाली। तो लिहाजा इसको गौर से सुनिएगा और एंड तक सुनिएगा। तमाम चीज़ें इसके अंदर हम कंप्रीहेंसिवली और डिटेल डिस्कशन करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी। बाद अज़ गिरफ्तारी ज़मानत तब फाइल करते हैं जब या तो पहले बेल करवाई कबल अज़ गिरफ्तारी लेकिन हुई नहीं और मुल्ज़म को पुलिस ने पकड़ लिया, मुल्ज़म को पुलिस ने पकड़ कर उसको अदालत में पेश किया 24 आवर्स के अंदर। उसके बाद मुल्ज़िम का पुलिस ने रिमांड लिया, ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का रिमांड होता है। रिमांड लेने के बाद पुलिस ने मुल्ज़िम को जुडिशल कर दिया। तो इस तमाम प्रोसीजर के फुलफ़िल होने के बाद हम ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी या गिरफ्तारी के बाद की ज़मानत फ़ाइल करते हैं कोर्ट के अंदर। सबसे पहले हम उसका एक फ़ाइल कवर लेते हैं। फ़ाइल कवर आपको पता होगा, फ़ाइल कवर के अंदर हम ड्राफ्टिंग करते हैं और बाकी उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, वकालतनामा हम मुल्ज़म से तस्दीक करवाते हैं या आप अदालत से भी तस्दीक करवा सकते हैं मुल्ज़िम की बिहाफ के ऊपर। अब आते हैं दरख्वास्त ज़मानत किस अदालत में फ़ाइल की जाएगी। दरख्वास्त ज़मानत जिस अदालत को उस केस को सुनने का इख्तियार है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेक्शन 30 का मजिस्ट्रेट है तो वो अदर दैन डेथ इम्प्रिजनमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट के तमाम केसेस को सुन सकता है। तो अगर केस ऐसा है जिसके अंदर डेथ इम्प्रिजनमेंट नहीं है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं तो हम सेक्शन 30 के पास अप्लाई करेंगे। या केस माइनर नोयत का है, छोटी सूरत हाल का केस है, माइनर सेक्शन का है तो हम उससे किसी मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या फर्स्ट क्लास जो भी कैटेगरी बनती है हम उसके पास फाइल करेंगे। ये आप शेड्यूल में से देख लीजिएगा कि कौन सा केस है, कहाँ पर फाइल करना है। CRPC के अंदर ये मेंशन है सभी। अगर बड़ा ट्रायल है मर्डर का, डिक्वेटी का, तो उसके लिए हम एडिशनल सेशन जज साहब के पास, मीन टू से सेशन जज साहब के पास हम केस फाइल करेंगे, बट वो रेफ़र करेंगे ASJ साहब को। तो सबसे पहले देखना है कि केस की नोयत कौन सी है और उसको किस अदालत में फ़ाइल करना है, ये किस अदालत की जुरिस्डिक्शन बनती है। सेकेंडली दरख्वास्त ज़मानत कब दायर की जाएगी। दरख्वास्त ज़मानत दायर की जाएगी जब मुल्ज़म को पुलिस ने पकड़ा, इंटरोगेट किया, अदालत में पेश किया, उसका जिस्मानी रिमांड लिया, 14 दिन उसको अपने पास रखा और उसके बाद जुडिशल मुंतकिल कर दिया, तो फिर आप दरख्वास्त बाद अज़ गिरफ्तारी फ़ाइल कर सकते हैं। थर्ड प्रोसीजर वकालतनामा तस्दीक करवाना, ये आप मुल्ज़म से भी करवा सकते हो और कोर्ट से भी मुल्ज़म की बिहाफ के ऊपर आप करवा सकते हो। कोर्ट के पास भी ये इख्तियार होता है। जिस अदालत से रिमांड लिया गया है मुल्ज़म का, उस अदालत से भी आप अपना वकालतनामा मुल्ज़म की बिहाफ के ऊपर तस्दीक करवा सकते हैं। अब आते हैं दरख्वास्त एप्लीकेशन आफ्टर अरेस्ट बेल, दरख्वास्त बाद अज़ गिरफ्तारी की ग्राउंड्स कौन कौन सी होती है। वैसे तो इसकी बहुत सी ग्राउंड्स हैं
और यहाँ मेरे पास भी 100+ ग्राउंड्स इसकी मेंशन है जो मैंने अपने पास लिखी हुई है। बट इसके अंदर मैंने आपको ग्राउंड्स बताऊंगा। फर्स्टली आपने FIR को अच्छे से पढ़ना है कि FIR के अंदर मुस्तगीस की पोजीशन क्या है, मुलज़म की पोजीशन क्या है, जिसने FIR करवाई क्या वो चश्मदीद गवाह है या कहीं बात के ऊपर सुनी सुनाई बात के ऊपर FIR करवाई या वो मौके पर मौजूद ही नहीं था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये इस तरह के तमाम पॉइंट्स जो भी आपको फेवर दे वो सभी पॉइंट्स आपने बना लेने हैं कि मुस्तगीस कौन है, गवाहान कौन है, क्या इनके आपस में कोई दुश्मनी तो नहीं, कोई मुखालफत तो नहीं, इनका इससे पहले कोई केस तो नहीं चल रहा, गवाहान की कोई रंजिश तो नहीं मुलज़म के साथ, मुस्तगीस की कोई रंजिश तो नहीं, पुलिस की कोई साजबाज तो नहीं। इन तमाम चीज़ों को आपने FIR में से पढ़ के इसके बुलेट्स बना लेने हैं, नोट्स बना लेने हैं। तो लिहाजा FIR को सबसे पहले अच्छे से पढ़ें। अब अगली जो ग्राउंड्स हैं, FIR का तारीख, वक़्त, मुआयना, ये सब देख लें, ये भी ग्राउंड्स है। FIR के इबारत के अंदर जो सेक्शंस लगे हुए हैं और जो जुर्म को एक्सप्लेन किया गया है इनका आपस में कंपैरिजन करें PPC को पढ़कर कि PPC के अंदर उन सेक्शंस की डेफिनेशन क्या है और FIR के अंदर क्या तशरीह की गई है, क्या एक्सप्लेन किया गया, इस चीज़ को देखें। ये भी ग्राउंड्स के अंदर, मेन ग्राउंड्स के अंदर है। अभी जो मैं आपको बताई है ग्राउंड्स, मुलजमान की मुखालफत, ये तमाम चीज़ें भी आप इसके अंदर देख लें। मुलज़म की कोई मुखालफत तो नहीं मुस्तगीस के साथ या गवाहान के साथ या इस ख़ानदान घराने के साथ, या इनका पहले तो कोई केस नहीं चल रहा, ये भी इसकी ग्राउंड्स के अंदर शामिल है। वकूए के अंदर मुस्तगीस के 164 के बयान, FIR के अंदर मुलज़म से बरामदगी क्या हुई है, FIR के अंदर क्या लिखवाया है। तो ये तमाम चीज़ें इस तरह से इनकी थाउजेंड्स ऑफ ग्राउंड्स है। अगर हम ग्राउंड्स के ऊपर चलते रहे तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो ग्राउंड्स FIR के अंदर जो भी डाउटेड हों, जिनके ऊपर शक शुबात हो, जो बेनिफिट दें मुलज़म को, फ़ायदा पहुंचा रही हो, उन तमाम के बुलेट्स बना के उनको अच्छे से रीड्स करें। तो इनकी ग्राउंड्स बहुत सी हो सकती है। मैं ग्राउंड्स के ऊपर डिटेल नहीं चल सकता कि अगर इन ग्राउंड्स के ऊपर चलता रहूँगा तो लेक्चर लंबा होता जाएगा। तो यहाँ मेरे पास 100+ ग्राउंड्स इनकी लिखी हुई हैं। अगर मुलज़म का साबका रिकॉर्ड नहीं है तो वो भी ग्राउंड्स हो सकती है। अगर मुलज़म उस दिन किसी जेल या हॉस्पिटल में था तो ये भी ग्राउंड हो सकती है। मुलज़म अगर औरत है तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो सकती है। मुलज़म अगर माइनर है तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो सकती है। मुलज़म अगर अपने घर का अकेला कफ़ील है, यानी कि उसके घर के अंदर कोई भी और मर्द नहीं, वो अकेला मर्द और घर में बाकी औरतें हैं, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो सकती है। इमोशनल हर्ट करती है, टच करती है। मुलज़म माइनर है, उसकी उम्र 16 या 18 साल से कम है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो सकती है। तो इस तरह की बहुत इनकी ग्राउंड्स हैं। वो इन फर्दर्स कभी मैं इसके ऊपर सिर्फ ग्राउंड्स के ऊपर जब कभी लेक्चर अपलोड करूंगा तो मैं डिटेल और भी ग्राउंड डिस्कस करूंगा। लेकिन आज हमारा लेक्चर सिर्फ बेल किस तरह की हो, क्या लिखा जाए बेल के अंदर, कब लिखा जाए, बेल के अंदर किस जगह पर क्या लिखा जाए, बेल कैसे फाइल होगी, बेल्स के खाका क्या होगा, बेल की ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग क्या होगी, आज हमारा टॉपिक इसके ऊपर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की शराइत क्या है। दरख्वास्त ज़मानत तभी फाइल की जाएगी जब मुलज़म जुडिशल हो चुका हो और पुलिस के पास ना हो। पुलिस ने उसका रिमांड लिया, जिस्मानी रिमांड पर उसको 14 दिन अपने पास रखा और अब जुडिशल जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया। दरख्वास्त ज़मानत की ज़मानियात क्या क्या हो सकती हैं, मतलब इसके अंदर क्या क्या लिखा जाएगा, इसके पहले ज़मन में क्या होगा, दूसरे ज़मन में, तीसरे ज़मन में क्या होगा। फिर जो आपको मैं 4-5 ज़मन बता रहा हूँ ये लाजमी नहीं यही हो, और भी बहुत से हो सकते हैं। ये मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि जनरली इस तरह से, और ये अमूमी ज़मन यही होते हैं, आम तौर के ऊपर यही होते हैं। और भी जो आपको रिलायबल लगे आप वो भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पहले ज़मन के अंदर मुलज़म की पोजीशन बताई जाएगी कि मुलज़म इस वक्त जुडिशल मुंतकिल हो चुका है, जुडिशल जा चुका है। दूसरे ज़मन के अंदर ये बताया जाएगा कि मुलज़म कितनी देर से जेल में है या कितनी देर में जेल से था, जो अभी तक भी जेल में है एक अरसे से। तीसरे ज़मन में ये बताया जाएगा कि मुलज़िम बेल का हकदार क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ या इससे रिकवरी नहीं हुई, या जो रिकवरी हुई वो और FIR का मवाद आपस में मैच नहीं कर रहा, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्शन है। और चौथे ज़मन के अंदर ये बताया जाएगा मुलज़म किन ग्राउंड्स के ऊपर बेल का हकदार है। जैसे कि मैंने आपको पीछे ग्राउंड्स बताए, ये तमाम ग्राउंड्स भी आप चौथे ज़मन या उसके बाद आगे फर्दर्स लिखते रहोगे। फिर उसके बाद मुलज़म इस्तदा करेगा एक बेलेबल श्योरिटी की और अपनी दरख्वास्त ज़मानत की, जगह मैं पहली ज़मानत के लेक्चर्स के अंदर आपको बता चुका हूँ। अब आते हैं खाके के ऊपर कि इसकी ड्राफ्टिंग कैसी होगी, इसके अंदर क्या लिखा होगा। फर्स्टली फ़ाइल कवर, और फाइल कवर के ऊपर ये हेडिंग होगी बादालत जनाब, ज़मानत, दरख्वास्त बराए ज़मानत, मुकदमा नंबर सो एंड सो। अब आते हैं ड्राफ्टिंग के ऊपर। फाइल कवर के अंदर पेज, अगर इंडेक्स की ज़रूरत है तो आपने इंडेक्स फाइल करना है पहले, उसके बाद इसकी बेल की ड्राफ्टिंग अगर आपने उर्दू में करनी है या इंग्लिश में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप रिलायबल हैं वैसे आप इसकी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। लेकिन अगर आपने हाई कोर्ट के अंदर केस फाइल करना तो आपको ड्राफ्टिंग इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। तो फर्स्टली बादालत जनाब सो एंड सो, सेशन जज साहब लाहौर, नीचे मुलजिम का नाम जिसकी आप बेल अप्लाई कर रहे हैं, ए वल्दियत सो एंड सो, ज़ात इसकी ये है, साकन यहाँ का है, साकन से मुराद रहायशी यहाँ पर, इसकी कौम ये है, ज़िला और तहसील ये, बनाम सरकार, जैसे कि मैं पिछले लेक्चर में भी बेल के आपको बता चुका। उसके बाद बनाम सरकार के बाद मुकदमा नंबर, जो भी मुकदमा है, चोरी का है, कत्ल, डकैती, जो भी मुकदमा है वो मुकदमा लिखने के बाद नीचे उसके नीचे दरख्वास्त बाद अज़ गिरफ्तारी, ये आपने एक हेडिंग लिखनी है। और फिर जनाब आली रिस्पेक्टफुली शवीत साइल हसब झैल अर्ज़ परदाज है। पहला ज़मन, पहली हेडिंग ये कि साइल
मुलज़म हवालात जुडिशल जा चुका है और पुलिस को बराए तफ्तीश मतलूब ना है। पहला। दूसरा ये कि मुलज़म तकरीबन 6 माह से जेल में है और मुस्तगीस ने या मुदय्यान ने कोई ख़ास शहादत पेश नहीं की, या जो शहादतें पेश की हैं वो इतनी रिलायबल नहीं, एथेंटिक नहीं। तीसरा पॉइंट ये कि मुलज़म को पुलिस ने तफ्तीश में बेगुनाह करार दे दिया है, या अगर बेगुनाह करार नहीं दिया तो पुलिस ने साजबाज कर ली है मुदय्यान से। तो ये जो भी मौके की मुनासबत से जो भी स्टोरी है, जो भी फैक्ट है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट ये कि मुलज़म से कोई रिकवरी ना हुई है, या जो रिकवरी हुई है वो और FIR के मटीरियल आपस में मैच नहीं करता, इनके अंदर कंट्राडिक्शन है, तो लिहाजा ये मामला डाउट में जाता है। फिफ्थ पॉइंट, पांचवा पॉइंट ये कि मुलजमान के हमराही जो मुलज़म हैं उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होती है उस मुलज़म की ज़मानत के लिए। छठा पॉइंट ये कि साइल मुलज़म माकूल और अदालत को मुतमईन करने के लिए ज़मानत देने के लिए, अपनी माकूल ज़मानत देने के लिए तैयार है प्रॉपर्टी की सूरत में, यह शख्सी बेस। सातवां, अगर मुलज़म को कोई साबका रिकॉर्ड नहीं तो ये भी मेंशन करें कि मुलज़म साबका रिकॉर्ड ना रखता है या मुलज़म का सातवां रिकॉर्ड नहीं है, ना रखता है, ये कोर्ट की वर्डिंग है। आठवां ये कि मुलज़म का जो जुर्म है वो ममनुआ क्लास में ना आता है, लिहाजा ये ज़मानत का हकदार है। और उसके नीचे ओपनली अंदरीन बाला हालात इस्तदा है कि मुलज़म की ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी तब फैसला मुकदमा मंजूर फरमाई जाए, यानी कि परमानेंटली इसको बेल भी कह सकते हो। तो जब तक मुकदमे का फैसला नहीं आता तब तक मुलज़म को ज़मानत मिल जाती है। और उसके नीचे अल-अर्ज़, फिर नीचे मुलज़म का नाम, फिर बज़रिया कौंसल लाइक मुबशर इकबाल चौहान एडवोकेट हाई कोर्ट, ये लिखिए साइन अपनी कौंसल के, और इसको आपने अदालत में जो उसकी दायरी ब्रांच होगी, सेशन कोर्ट की या मजिस्ट्रियल कोर्ट की जो भी दायरी ब्रांच है, वहाँ पर आपने सबमिट करवा देना है। दायरी ब्रांच के जो ऑफिसरान है, जो उनका अमला है, अहलकार है, वो इसको आगे फर्दर मार्क कर देंगे सेशन जज साहब को, और वो इसको मार्क करेंगे कि किसने, अगर ये सेशनल ट्रायल है तो सेशन के अंदर इसको किस ऑनरेबल जज साहब ने सुनना है, अगर ये मजिस्ट्रियल ट्रायल है तो इसको किस मजिस्ट्रेट साहब को फॉरवर्ड करना है, जो इसको मजिस्ट्रेट साहब को मार्क करना है, फॉरवर्ड करना है, जो इसको सुनेंगे। उसके बाद दरख्वास्त ज़मानत दायर होने के बाद कम से कम 24 घंटों का नोटिस दिया जाता है ताकि इसका रिकॉर्ड आ सके, पुलिस वाले जिसका रिकॉर्ड सबमिट करवा सके कोर्ट के अंदर। फिर जो इनिशियल आर्गूमेंटेशन होती है, और इसके बाद आपकी जो बेल है वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। अगर बेल एक्सेप्ट नहीं करती तो आप दूसरी ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी भी कर सकते हैं। वो आप तब करें जब कोई नई ग्राउंड या कोई नया फैक्ट सामने आए, ताकि आपका केस ज़्यादा मजबूत हो सके। पुरानी ही ग्राउंड्स के ऊपर उसको कभी भी फाइल ना कीजिएगा। एंड अगर आपकी ज़मानत मनसूख होती है तो उसके बाद आप दूसरी या तीसरी ज़मानत भी फाइल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि ज़मानत मनसूखी किस तरह की हुई है। अगर ज़मानत ग्राउंड्स के ऊपर मनसूख हुई तो तब तक फ़ाइल ना करें जब तक नई ग्राउंड्स नहीं आ जाती। और अगर आपकी ज़मानत अदम पेशी या किसी और वर्क टाइम की वजह से खारिज हुई तो आप उसको दोबारा से फ्रेश फाइल कर सकते हैं। एंड मेन पॉइंट, अगर आपकी ज़मानत एक्सेप्ट हो जाए तो उसके बाद आप सेम कोर्ट से एक रोब कार तैयार करवाओगे जिसका नाम है रोब कार, जिसके अंदर कोर्ट ये ऑर्डर करती है कि हमने इस शख्स की फ़लाँ की इसके अंदर ज़मानत मंजूर कर ले, तो लिहाजा इसको बरी किया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, इसको आज़ाद किया जाए। तो वो रोब कार आप कोर्ट के ही बैलफ के ज़रिए थाने में या जुडिशल में भजवाते हैं, जुडिशल जेल। वहाँ पर उन अहलकारों को, उन ऑफिसरान को रोब कार मिलने के बाद वो उस शख्स को रिहा कर देती है। ये तो था जी सारा प्रोसीजर बेल का। बेल किस कोर्ट में फ़ाइल होगी, कैसे फ़ाइल होगी, अदालत वकालतनामा कैसे अटेस्टेड होगा, बेल्स की ग्राउंड क्या होंगी, बाद अज़ गिरफ्तारी बेल किन ग्राउंड्स के ऊपर और किन शराइत के ऊपर फ़ाइल होगी, कबल अज़ गिरफ्तारी हमने पहले लेक्चर अपलोड कर दिया, बेल का खाका क्या होगा, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग इसकी क्या होगी। इन तमाम चीज़ों को आज हमने कम्प्रीहेंसिवली डिस्कस किया। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे लेक्चर्स को लाइक और वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें अपने तमाम हल्का अहबाब में, अपने दोस्तों के साथ। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।